पिछले वीडियो में हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें हमने उसके पूरे डिटेल्स को देखा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया ही क्यों गया, उसके क्या क्या प्रोविजन थे। उसने सेंटर में बाई कैमरलिज्म सिस्टम को अप्लाई कर दिया, स्टेट में जो है डायरेक्टरी सिस्टम ला दिया। उसके अलावा उसने बहुत सारे चेंजेस किए। तो उन्हीं चेंजेस के बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस वीडियो को हम देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक बहुत ही फेमस पर्सन रहा है भारतीय हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्चुअल में साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई थी, तो हम यहाँ पर हिस्टोरिकल से ज़्यादा ध्यान देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसका क्या महत्व है, तो इसके लिए हम इस वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी ध्यान से देखें। और इसमें काफ़ी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्रोविजन लाए गए हैं। क्योंकि यही साइमन कमीशन रिपोर्ट है जो आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन जाता है मॉडिफाइड फॉर्म में। वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सेक्शन को, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और ये हमारे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ऑफकोर्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो हम आज देखेंगे साइमन कमीशन रिपोर्ट। जो साइमन कमीशन जब आता है, आते ही उसका विरोध होने लगता है। तो लोगों ने साइमन गो बैक के बहुत ज़्यादा नारे लगाए थे। इसी के बारे में हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी स्टोरी है क्या। आखिर ये साइमन कमीशन जब आया तो उसके आने से पहले ही भारत में जो है उसका विरोध शुरू हो गया था। जब वो भारत में आया तो बहुत ही मुंबई, जिसको उस समय बम्बई कहा जाता था, बम्बई पूरा का पूरा उस दिन हड़ताल था। सभी लोगों ने अपनी दुकानें, घरें बंद कर लिया था। तो बहुत ज्यादा भयंकर रूप से उस समय उसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन था क्या, आखिर ये आया तो इसका इतना विरोध ही क्यों हुआ, इस चीजों को हम देखते हैं। तो अगर हम देखें साइमन कमीशन के बैकग्राउंड की बात करें कि साइमन कमीशन आया ही क्यों। एक्चुअली हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसमें जो प्रोविजन थे तो उसी कमीशन में, उसी पार्ट में रख दिया गया था, उसी एक्ट में कह दिया गया था कि 10 साल बाद यानी 1929 में फिर से एक कमीशन बैठाई जाएगी जो ये जांच करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसके जो प्रोविजन लाए गए हैं वो कितना इफेक्टिव रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो यहाँ पर अभी भी कंटिन्यूस चलाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिन्हें हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्या आवश्यकता है मॉडिफिकेशन की। तो ये सब सारे चीज़ों को एनालिसिस करना था। उस एनालिसिस करने के लिए एक पर्सन जिनका नाम था, जो आए उनका नाम था सर जॉन साइमन, उनको नियुक्त किया गया कि वो देखना था उनको कि एक्चुअल में हमारे पास आगे की रणनीति क्या होगी। देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसके बाद उसी को एनालिसिस के लिए नवंबर 1927 में, 2 साल पहले यानी 1929 में शेड्यूल था, तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे अपॉइंट किया था। उसमें 7 मेंबर हुआ करते, जिसको एक्चुअल में स्टैट्यूटरी कमीशन कहा गया था। ये स्टैट्यूटरी कमीशन का कॉन्सेप्ट उसी टाइम लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो स्टैट्यूटरी कमीशन था जिसके चेयरपर्सन कौन थे, सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। आगे हम देखते हैं कि इसमें 7 मेंबर थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन ये था, 7 में से एक भी भारतीय नहीं थे, यानी सब के सब यूरोपियन या ब्रिटिश मेंबर थे। इस वजह से जितनी आल पार्टी उस समय, जितनी भारत में राजनीतिक पार्टियां होती थी, समाज सेवी लोग होते थे, सब के सब लोगों ने एक सुर में, सारे भारतीयों ने और साथ ही साथ वे भारतीय जो विदेशी जो भारतीयों को सपोर्ट करते थे, उन सब ने साइमन कमीशन का बहुत ही व्यापक स्तर पर विरोध किया था। बहुत ही ब्रॉड लेवल पर उसका विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि इसको एक्चुअल में कौन नियुक्त कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। साथ ही साथ उसमें 7 मेंबर में से एक भी मेंबर इंडियन नहीं है, यानी भारत का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बन रहा है कि भारत के जो प्रशासन है, शासन है, इसको चलाने के लिए, उसको सुचारू रूप से उसको संगठित करने के लिए जो कमीशन बन रहा है उसमें कोई भारतीय नहीं। इसका मतलब साफ है वो कॉलोनाइजेशन को, उसकी जो साम्राज्यवाद नीति थी उसे और भी व्यापक रूप से, जटिल रूप से जकड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए सभी ने उसको बाइकाट किया था
तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे जो है हमने यहाँ पर देखा, साइमन कमीशन गो बैक के जो नारे हैं इसी वजह से आए थे क्योंकि वहाँ पर कोई भारतीय नहीं था। भारतीयों के फ्यूचर को कौन डिसाइड कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, न कि कोई इंडियन पर्सन या इंडियन पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव। तो हम आगे देखे हैं कि जो कमीशन ने 1927 में आया, उसने जो है यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया, रिसर्च किए, और वो जो है फिर ब्रिटेन चले गए और उन्होंने क्या किया, 1930 में रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें एक रिकमेंडेशन हम देखते हैं जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसमें कॉन्सेप्ट आया था डायरकी। डायरकी कहाँ था? पिछले वीडियो में आप जा करके देख लें, हम उसका जो है लिंक आई कार्ड में, जो यहाँ पर कॉर्नर में कार्ड होता है उसमें लगा देंगे और वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। ये डायरकी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये डायरकी का कॉन्सेप्ट जो आया था उसको उन्होंने 1919 में लाया था और सेंटर में बाइकैमरल सिस्टम को लाया था। उन्होंने कहा कि डायरकी जो सिस्टम है राज्यों के प्रोविंशियल लेवल पर लाई गई है, उसे एबोलिश कर देना चाहिए क्योंकि वो सुचारू रूप से प्रशासन को चलाने में असक्षम है। साथ ही साथ इसने एक्सटेंशन किया किस बात को? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हमने पिछले वीडियो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखा, वो जो लाया गया था उसका टाइटल ही था, उसका विजन ये बनाया गया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो स्टेटमेंट आया था, प्रोक्लेमेशन आया था 1917 में, 20 अगस्त 1917 को, उसी प्रोक्लेमेशन में, उसकी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा में कह दिया गया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आपको याद होगा हमने एक बार और डिस्कस किया है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में। ये कब था? तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कही गई थी। फिर उन्होंने 1919 में कहा। अब साइमन कमीशन फिर उसको दोहरा रहे हैं कि राज्यों में जो प्रोविंशियल लेवल है वहां पर हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात उन्होंने कहा। एक्चुअली हम देख चुके हैं 1861 में। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्या? इसका सीधा मतलब है 1861 में 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उन दोनों में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है आंसरेबल गवर्नमेंट, यानी कोई भी गवर्नमेंट जो जनता के प्रति जिम्मेदार हो। इस बात को उन्होंने 1919 में लागू किया। और साथ ही साथ साइमन कमीशन कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के प्रोविजन को जो है राज्यों के स्तर पर, प्रोविंशियल लेवल पर बढ़ाया जाएगा। ठीक, आगे हम देखें उन्होंने क्या किया, फेडरेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया फेडरेशन शब्द का अनुप्रयोग किया, अब उन्होंने यूज किया। देखिए फेडरेशन वर्ड है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरेशन शब्द तो नहीं है, लेकिन हमारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल इन नेचर है। यानी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को हम इस वीडियो में देख रहे हैं वो पूरी की पूरी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। फेडरल इन नेचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसने कहा कि हम फेडरेशन बनाएंगे। फेडरेशन का एक एग्जाम्पल हम बात करें तो फेडरेशन का जो सबसे अच्छा प्रेजेंट टाइम में एग्जाम्पल है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हम देखते हैं 50 राज्य हैं और साथ ही साथ फेडरेशन का मतलब यह है कि 50 राज्य आपस में आपसी सहमति से एक राष्ट्र का निर्माण किए हैं, इसीलिए उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यानी बहुत सारे राज्यों ने, 50 राज्य यूनाइट होकर के एक अमेरिका नाम का कंट्री बनाया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती है फेडरल स्ट्रक्चर में कि वो राज्यों को जो है उनकी परिभाषा ही बदल दे। यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्यों को स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। राज्य अपनी सहमति से राष्ट्र बनाए, राज्य जब चाहे अलग नया देश बना सकते हैं। राज्य, कई राज्य मिल करके देश बना सकते हैं, एक सिंगल राज्य भी देश बना सकता है। यानी वहां पर एक एग्रीमेंट है, राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पर फेडरेशन की बात क्यों हो रही है? यहाँ पर एक्चुअली ब्रिटिश जो है बांटो और राज करो नीति से काफी आगे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भारत में प्रिंसली स्टेट है, जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन पर ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था, उस पर भारतीय राजाओं का कंट्रोल था, जिन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट हैं, इन सारे प्रिंसली स्टेट को आपस में एक एग्रीमेंट के तहत एक ही
लॉ के अंडर लाया जाए। और जो ब्रिटिश इंडिया है, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया है और जो प्रिंसली स्टेट है, यानी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट आपस में एग्रीमेंट बनाए और एक नया देश बनाए। ठीक, तो उन्होंने जिस तरह अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह के उसने एक अवधारणा रखा था। साथ ही साथ उसने ये कहा कि कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। उन्होंने 2-3 चीजें जो चेंज किया, पहले हम देख रहे हैं कि डायरकी को एबोलिश किया गया, कहाँ पर, प्रोविंस में। साथ ही साथ उसने कहा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। तीसरा उसने कहा कि हम फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट का। और साथ ही साथ कहा कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया जाए। ये कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने, सॉरी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने देखा कि वहां पर मुस्लिम के लिए अलग इलेक्शन की व्यवस्था की गई। ये वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, उस वीडियो को आप जाकर के लिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। तो वहां पर कम्युनल इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। 1919 में उसे कंटिन्यू कहा गया। अब जब 1930 में रिपोर्ट आई है साइमन कमीशन की, तो अभी भी कह रहे हैं कि उसे कंटिन्यू रखा जाए। ये क्या है, बांटो और राज करो। अभी हम आगे और देखेंगे, इससे भी भयानक रिकमेंडेशन आए थे और वो एक्चुअल में आगे चल करके इफेक्टिव भी हो गए थे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति थे। लेकिन हमारा देश बहुत ही मजबूत था, बहुत ही स्ट्रांग था। भले ही ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा कर लिया, पर हमारा देश इतना स्ट्रांग था कि पूरा भारत जो एक परिकल्पना है, भारत एक कंट्री नहीं है, एक विचार है। एक कंट्री के अगर हम देखें तो एक अस्तित्व होता है, वो कब पैदा हुआ, लेकिन भारत कब पैदा हुआ कोई नहीं जानता है। पूरे ऐतिहासिक तथ्यों को अगर हम खंगाल लें तो कहीं नहीं पता चलता है कि भारत शब्द जो आया है इस पार्टिकुलर व्यक्ति ने यूज किया है। एक्चुअल में ईरानी शब्दों से क्रिएट हुआ है, जिसे सिंधु नदी के नाम पर हिंदू कहा गया और बाद में हिंदुस्तान हो गया और जिसे हम भारत कहते हैं। लेकिन ये देश कितना पुराना है कोई नहीं जानता। तो एक्चुअली हमारा देश इंटरनली बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन इसमें थोड़ा फूट थे। इसी फूट के वजह से अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति डाला, उन्होंने फूट डाल करके शासन किया। तो अगर हम देखते हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट व्यवस्था को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिससे कि भारत में एक फूट बनी रहे, आपसी मेल जोल न हो पाए, और जब आपसी वैमनस्य रहेगा तो ब्रिटिश भारत में लंबे समय तक शासन कर सकेंगे, यानी लूट सकेंगे। ये इसके प्रोविजन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, फिर उस रिपोर्ट में बहुत सारा साइमन कमीशन के आने से पहले ही विरोध होना शुरू हो गए थे। उस रिपोर्ट को कोई मान नहीं रहा था, इसलिए वहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कहाँ पर, लंदन में। और उसने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट थे, सभी लोगों को वहां पर इनवाइट किया था। वहां पर कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, ब्रिटिश इंडिया होगी और इंडियन प्रिंसली स्टेट, 3 लोग होंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन है, उसके तरफ से मैकडोनाल्ड जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो शामिल हुए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, ये ऐतिहासिक मामला है, तो संवैधानिक रूप से इसका महत्व कम है। हम बस इतना चर्चा करेंगे कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुए थे, एक्चुअल में साइमन कमीशन के रिपोर्ट को किस तरीके से लागू कराया जाए, इसीलिए ये हुआ था। वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट सम्मिलित हुए थे, और कांग्रेस जो थी वो सम्मिलित नहीं हुई थी, वो केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, जिसमें गांधी शामिल हुए थे और जो है और कोई शामिल नहीं होता। लेकिन अंबेडकर जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है कि गांधी जी केवल सेकंड में शामिल हुए, अंबेडकर तीनों में शामिल हुए थे। ये हिस्टोरिकल मैटर है, इसको हम हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखें, जो इनका रिकमेंडेशन था, इसी पर एक डिस्कशन पर एक व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है प्रिपेयर किया गया और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रस्तुत किया गया। यानी भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, एक्चुअली हम देखें अंग्रेज हमें भले लूट रहे थे पर उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो हमारे इंपीरियल मास्टर रहे, उन्होंने लूटा पर इसके साथ उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो जो भारत का प्रेजेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, अवधारणा है, ये परसेप्शन जो था, ये सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में धीरे धीरे रिफॉर्म का नाम पर दिया। तो
19 का जो एक्ट था वो बहुत ही ब्रॉड स्केल पर एक्ट आया था, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की गई। उस स्क्रूटनी के बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के बाद फिर से एक व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नाम की एक और रिफॉर्म आती है कि हम भारत में एक श्वेत पत्र लाएंगे कि भारत में संवैधानिक सुधार किस तरीके से किया जाए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी को एक रिपोर्ट सौंप दी गई। जो उसका रिकमेंडेशन आया साइमन कमीशन का, वह रिकमेंडेशन एक्चुअल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें इंक्लूड किया गया। यानी हम देखते हैं कि जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट है वो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो पूरा का पूरा वही रिपोर्ट ही है। हम ये देख सकते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्म में जो साइमन कमीशन था वही मॉडिफाइड किया गया और उसको इनलार्ज किया गया और भी बहुत सारे प्रोविजन को ऐड किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बनता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की बात करें तो एक्चुअल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट टाइम में है, भारत का जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। यानी उसको डायरेक्ट कॉपी किया गया है। उसमें जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ था सिर्फ वहाँ पर इंडिया कर दिया गया है। यानी इतना व्यापक स्तर पर उसको एक्सेप्ट किया गया है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ ब्रिटिश इंडिया शब्द लिखा हुआ था वहाँ पर इंडिया लिख दिया गया, और जहाँ पर जो है मोनार्क था वहाँ रिपब्लिक हो गया। मतलब पूरी तरीके से देखें तो कुछ शब्दों को जो है इलिमिनेट किया गया केवल, अदरवाइज पूरा का पूरा उसी पार्ट को रख दिया गया। और इसको लेकर के संविधान सभा में बहुत बहस भी हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि एक शब्द उन्होंने प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी, तो प्लेगरिज्म जो होती है साहित्यिक चोरी, उन्होंने कहा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में होता ही नहीं, जिसको हम आजकल जानते हैं यूट्यूब पर भी जानते हैं हर जगह कॉपीराइट चलता है, ये हमारा मटेरियल है, इस पर हमारा जो है कंट्रोल है, कॉपीराइट है। तो भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि संविधान पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है, हम यानी इसको साहित्यिक चोरी के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कोई अच्छे प्रोविजन है तो हम उन्हें एक्सेप्ट करने में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐतराज हमें नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम आगे पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पहले वीडियो में कह चुके हैं कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये दो एक्ट ऐसे हैं जो पूरे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को आज भी बहुत स्ट्रांग बनाए हुए हैं। बहुत सारे इनके प्रोविजन हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली शामिल किए गए हैं। तो ये था साइमन कमीशन, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध तो हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो है ये ग्राउंड लेवल पर विरोध हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। लेकिन जब 1935 का एक्ट आया तो वही मॉडिफाइड फॉर्म में था। आगे हम देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था? हमने देखा साइमन कमीशन ने कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया, जिससे कम्युनलिज्म भारत में और बढ़ गया था। 1909 से शुरू हुआ और 1930 में जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया तब तक उसकी जो है रिकमेंडेशन पर रिकमेंडेशन आया, जिसके वजह से वो भयानक रूप ले लिया था। इसकी वजह से कम्युनल अवार्ड की वजह से अम्बेडकर और गांधी के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो गए थे और वो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली थी। उसी के बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअल में कम्युनल अवार्ड लाया क्या। ये अवार्ड की तरह यूज किया गया कि एक अवार्ड है, लेकिन ये अवार्ड दे कौन रहा है ये हमको साफ पता है। कौन दे सकता है भारत को? इंपीरियल मास्टर कॉलोनाइजेशन के जो इनके अंदर टेंडेंसी है। तो हम देखते हैं कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक, उसके बाद 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, ये कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, जिसमें तीनों में अम्बेडकर शामिल हुए थे, गांधी जो है केवल दूसरे में शामिल हुए। वही हम देख रहे हैं कि दूसरा राउंड के टेबल जब कॉन्फ्रेंस आया उसके बाद 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्कीम प्रस्तुत किया। स्कीम क्या था? स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी विच केम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड। उन्होंने कहा कि जो भारत में माइनॉरिटीज हैं उनके लिए हम कम्युनल अवार्ड ला रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं, जिसमें कि माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। कहाँ पर? शासन प्रशासन में। यानी उनका कहना था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या जो
स्टेट काउंसिल है, यानी सीधे से मतलब था कि केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव, या जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, केंद्र सरकार जहाँ होती थी, और राज्यों के स्तर पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम 1919 में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्शन से मेजोरिटी जो होती थी, मेजोरिटी मेंबर का जो सिलेक्शन होता था वो इलेक्शन के माध्यम से होता था। ये बहुत अच्छी रिफॉर्म थी कि जो 1892 हम देखते हैं इलेक्शन इनडायरेक्ट हो रहे थे और केवल नॉन ऑफिशियल मेंबर कभी मेजोरिटी नंबर में नहीं आ पाते थे, लेकिन 1920 के आसपास हम देखते हैं कि जो सिलेक्शन हो रहा है मेंबर्स का वो इलेक्शन के माध्यम से हो रहा है और मेजोरिटी ऑफ नंबर जो है इलेक्शन से आ रहे हैं। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ये एक्चुअली हम देखें कि भारत के पक्ष में बात करते थे। हाँ, ये एक मामला अलग था कि जब कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो भारत के पक्ष में बात कर रहे थे। ये भारतीयों को और ज्यादा जो अधिकार देने की बात कर रहे थे, कॉलोनाइजेशन से मुक्ति की बात नहीं कर रहे थे। इनका कहना था कि भारतीयों को और ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बना तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया 16 अगस्त 1932 को। इसमें इन्होंने कहा कि जो 1919 का प्रोविजन है मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देता है, 1919 में हम देखते हैं कि और भी ज्यादा, जैसे सिख को, यूरोपियन पर्सन को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, इन सबको भी क्या किया गया, कम्युनल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट में शामिल कर लिया गया। अब ये कहते हैं कि इसके जो मेंबर हैं ऑलरेडी इनको कंटिन्यू रहना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें और भी कम्युनिटी को ऐड करना चाहिए। द कम्युनल अवार्ड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। अच्छा है, इसके पहले भी साइमन कमीशन कम्युनल अवार्ड आने से पहले भी एक कमेटी और भारत में बन चुकी थी, भारत कमेटी प्रधान जैसे। यहाँ तो हमेशा कमेटी बनते रहते हैं, उनके रिकमेंडेशन आते रहते हैं, सरकारें मानती हैं चाहे नहीं मानती। एक्चुअली में हम बात करें कमेटी बनती क्यों है, कमेटी इसलिए बनती है, कोई भी गवर्नमेंट जो काम स्वयं करना चाहती है वो करेगी तो कुछ कंट्रडिक्शन क्रिएट होते हैं, तो कंट्रडिक्शन की वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, फिर बेइज्जती हो जाती है। सच तो ये है। तो करते क्या है लोग, किसी को कमेटी का चेयरमैन बना के अपने ही प्रभुत्व वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, एक कमेटी बना देंगे और उसको टर्म ऑफ रेफरेंस एक वर्ड यूज होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस में कह देते हैं कि ये चीज शामिल कर देना, वो चीज शामिल कर देता है, फिर कमेटी की रिकमेंडेशन को मान ली जाती है। तो लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र बहुत ही प्रगाढ़ स्तर पर है, अपने चरम सीमा पर है, 7वें स्थान पर है। पर सच तो ये ऐसा होता नहीं है। तो ब्रिटिश भी एक लोथियन कमेटी नियुक्त किए थे, उसमें क्या देखना था, इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी जिसको कहा गया, भारत में जो मत देने का अधिकार है उन्हें कितना मिलना, किसको मिलना चाहिए और किस आधार पर मिलना चाहिए। 1930 के टाइम भी हम बात करें तो भारत में सफरेज जो फ्रेंचाइज की व्यवस्था नहीं थी, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लोथियन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हम देखते हैं कि द अवार्ड नॉट ओनली कंट्रीब्यूट सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम। हमने देखा 1909 में मुस्लिम को ऐड किया गया, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इन चार को कब शामिल किया गया, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। आगे हम देखते हैं, अब इसने कहा कि मुस्लिम और इन चार कम्युनिटी के अलावा हमें एक्सटेंड करना चाहिए किसको, डिप्रेस्ड क्लास को। डिप्रेस्ड क्लास मतलब शेड्यूल कास्ट, लोअर कास्ट या दलित जिन्हें कहा जाता है। तो मैकडोनाल्ड ने कहा कि हमें डिप्रेस्ड क्लास को शामिल करना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें बुद्धिस्ट को भी शामिल कर लिया और इवन उन्होंने मराठा को भी शामिल कर लिया। लेकिन मराठा के लिए कंडीशन था, पूरे देश में नहीं होंगे, सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, मतलब बॉम्बे, जिसको पहले महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे था, जो प्रेजेंट टाइम का महाराष्ट्र गुजरात है, उन दोनों को मिला करके एक राज्य हुआ करता था जिसे बॉम्बे कहा जाता था। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इस पोर्शन को उन्होंने कहा कि इसमें मराठा को भी कुछ जगहों पर आरक्षण दिया जाए। इसका मतलब सीधा मतलब था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, आरक्षण। आरक्षण भी स्पेशल आरक्षण है। इसका मतलब क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1909 में कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया, मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट देगा, सिख को सिर्फ सिख वोट देगा, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियंस को, मतलब उनके रिस्पेक्टिव कम्युनिटी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे और रिस्पेक्टिव कम्युनिटी के लोग ही सिर्फ वोट देंगे और दूसरे कम्युनिटी के लोग वोट
पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मराठा के लिए भी ये हो गया, दलित डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी ये अनाउंसमेंट था किसका, मैकडोनाल्ड का। आगे हम देखते हैं जब ये आया वहां पर जो है जो कांग्रेस के लीडर थे, जो देश के अन्य लीडर थे, उन सब ने एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त किया कि हम देख रहे हैं कि अब हिंदू और जैन दो ही लोग बच रहे हैं भारत में, क्योंकि बुद्धिस्ट और मराठा भी शामिल थे। मराठा भी हिंदू ही थे, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन में उनको जो है डिमार्केट कर दिया गया था। देख रहे हैं कि हिंदू और जैन के अलावा सबको एक विशेष आरक्षण दे दिया गया, सिर्फ हिंदू बच रहे थे और जैन की आबादी तो आज भी बहुत कम है, वो नेग्लेजिबल अमाउंट में है। तो उन्होंने एक्चुअल में देखा कि सिर्फ हिंदू एक साइड है और दूसरे साइड अन्य कम्युनिटी है, जिससे उनका मतलब था कि आपस में खूब लड़ाया जाए, इतना लड़ाई हो कि भारत में किसी भी कीमत पर ब्रिटिश को भारत छोड़ने के कोई ऑप्शन ही न दिखाई दे। ब्रिटिश हमेशा परपीचुअल परपीचुअल एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल चाहते हैं। तो परपीचुअल कंट्रोल वो चाहते थे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर हो जाए। ये जो है बहुत ही खराब व्यवस्था थी। तो आगे हम देखते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड है, इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन यानी जो अनाउंसमेंट में था दलित के लिए क्या कहा। दलित के लिए उन्होंने कहा कि हम 78 सीटें रिजर्व करें, 78 सीटें, जिनका इलेक्शन में केवल डिप्रेस्ड क्लास दलित लोग ही चुनाव लड़ेंगे और केवल दलित लोग ही वोट देंगे। ये व्यवस्था की गई। लेकिन इससे जो समस्या दिख रही थी फ्यूचर में, तो गांधी जी जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रेस हुए, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है दलित क्लास के लिए, एक्चुअल में बहुत ही भयंकर है। और फ्यूचर में क्या होगा, हिंदू और दलित ये दो वर्ग बन जाएंगे और आपस में क्लैशिंग बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि दलितों के सामने एक बड़ी समस्या थी अनटचेबिलिटी की, आज भी दिखती है। तो अनटचेबिलिटी की समस्या से अंबेडकर भी जूझ रहे थे, सारे दलित जूझ रहे थे। इस वजह से जो है अंबेडकर ने तो इस कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया था, बड़ा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। गांधी ने कहा कि अगर ये एक्चुअल में अवार्ड पास हो गया, दलित और हिंदू के बीच जो खाई है वो बहुत ही भयंकर हो जाएगी और जिसे कभी फ्यूचर में पाटा नहीं जा सकता है। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत दुख व्यक्त किया। और उन्होंने उस समय वो यरवदा जेल में भी थे। तो यरवदा जेल जो कि पूना में है, उन्होंने कहा कि हम फास्ट अनटू डेथ जो है स्ट्राइक करेंगे, धरना पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई। अब देश में ये अनाउंसमेंट तो हो गया था, लेकिन इस पर एक्चुअल में कोई काम नहीं चल रहा था, केवल आपस में बहस चल रहा था। बाद में धीरे धीरे कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के सामने आए। इसमें गांधी कांग्रेस की तरफ से थे और डॉक्टर अंबेडकर जो है डिप्रेस्ड क्लास की तरफ थे, दलित की तरफ से थे। और उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट में ये कहा गया कि हम एक काम करते हैं, जो रिजर्व सीटें हैं उसे हम मान लेते हैं, लेकिन इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था के तहत न रखा जाए। यानी ये हिंदू कम्युनिटी के अंडर में रहें, उसके पेरिफेरल में रहें, उसके परिधि में रहें। और ये जो है इनको हम रिजर्व सीटें और बढ़ा करके देंगे। बढ़ाने का मतलब हम कहाँ देख रहे हैं, 78 सीटें मिल रही थी, अब एग्रीमेंट ये हो गया कि हम 147 सीट देंगे। यानी अब उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था के तहत नहीं जाना है, हिंदू कम्युनिटी के साथ ही रहना है। लेकिन अब उनको 78 के जगह 147 सीटें मिलेंगी। किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो है उनके लिए आरक्षित की जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो एक एग्रीमेंट बना जिसे पूना पैक्ट कहा गया। और ये पूना पैक्ट कहाँ हुआ, पूना में हुआ था, जिसको गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक, अगर हम देखें तो हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट व्यवस्था को कंटिन्यू रखा गया कि अब हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेंगे, यानी SC ST जिसे आज हम कहते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, दलित हैं, उनको अलग नहीं रखा जाएगा। 78 के बजाय उन्हें 147 सीटें ऑफर की गई। तो ये था हमारा साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड के बारे में। इनका अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट क्या है, हमारे देश के संविधान पर असर क्या पड़ा है, तो आज हम देखते हैं कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन रिपोर्ट को हमने जैसे कहा कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, वो पूरी तरीके से साइमन कमीशन का मॉडिफाइड फॉर्म ही है वो। और उसका करीब 60% से ज्यादा हिस्सा आज भारतीय संविधान का हिस्सा है।
तो हम देख सकते हैं कि जो साइमन कमीशन रिपोर्ट है एक्चुअल में हमारे संविधान का बेडरॉक है, एक पूरी तरीके से बेस है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, उसे कंटिन्यू रखेंगे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट क्या था। दूसरा पार्ट था कम्युनल इलेक्ट्रोड। तो कम्युनल इलेक्ट्रोड आज भी हम देखते हैं कि भारत में दलित को हिंदू के साथ ही रखा गया है, एक ज्वाइंट इलेक्ट्रोड। और भारत में आज भी एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि 15% SC को आरक्षण मिलता है, 7.5% ST को मिलता है, तो कुल 23.5% SC ST को आरक्षण मिलते हैं। और लोकसभा और विधानसभा दोनों जगहों पर आरक्षण मिलता है, लेकिन हाँ, यह आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या आएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑब्वियसली अब यही एक्ट आने वाला है, क्योंकि हमारे जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दो एक्ट जो हैं हमारे बेडरॉक हैं पूरे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के। तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें। कुछ भी क्वेरी बची हो, कुछ और भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अच्छा हाँ, हमें कमेंट में ये बात बताएं कि जब कम्युनल अवार्ड आया था, भारत का वायसराय कौन था? ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।